Assalamu alaikum. My name is Manoor Fatma, roll number 45. The topic given to me for discussion is life revolves around chemistry, and I think it is really an interesting topic for all those people who have interest in chemistry or love chemistry. So the things we're going to discuss in this topic is basically how chemistry plays a role in every single individual's life. Like हमारे अपने अंदर बजाते खुद और हमारे इर्द गिर्द जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस सब में किसी न किसी तरह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो हम इन सब चीज़ों को जानेंगे कि किस किस तरह किस किस जगह पे केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। बेसिकली केमिस्ट्री एंड व्हाट वी थिंक, इसके अंदर ये बात करेंगे कि जो लोग साइंस या केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अगर हम उनसे पूछें कि भाई आपको क्या लगता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो वो सिंपल से ये कहेंगे कि वो चीज़ जिसके अंदर लैब इन्वॉल्व हो, वो चीज़ जिसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हो, वो चीज़ जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो, दे ऑल आर केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की यूनिवर्सल डेफिनेशन देखें तो वो ये है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कहीं पे भी किसी भी बुक में, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे हम पढ़ लें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही है। और ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि वो लोग जो केमिकल्स को डील करते हैं या केमिकल्स के साथ काम करते हैं वो ही केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री वाले सिर्फ यही करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू सम बाउंड्रीज, लेकिन इन रियलिटी ये है कि हर चीज़ में केमिस्ट्री किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। एवरीथिंग वी हियर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड टच, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उन सब के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग जब कहते हैं कि वी लिसन, जब हम किसी को सुनते हैं तो उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो वेव्स जाके जब टकराती हैं वो किसी डेंसिटी से मीट करती हैं। वो जो डेंसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे एयर ड्रम के अंदर और जो वेव आ रही है उसके अंदर, इसके अंदर भी केमिस्ट्री लिंक है। अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारे ग्लैंड्स के अंदर से सिक्रीशंस होती हैं, उसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है क्योंकि वो केमिकल्स हैं। इसी तरह हम सोचते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वो मैसेज और आइंस को सोडियम और पोटेशियम के पंप उसको मूव करते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम का पंप्स बेसिकली सॉल्ट्स हैं और ये भी केमिस्ट्री को लिंक करते हैं। इसी तरह हर वो चीज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है या हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंटरेक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड बाउंडेड सब्जेक्ट, जबकि ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि केमिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और हर चीज़ पे किसी ना किसी तरह से केमिस्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है। कुरान एंड केमिस्ट्री, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम सब इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि इस कुर्रा अर्ज के एक एक तिनके को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। कुरान में वाज़ेह है कि हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो केमिस्ट्री से लिंक्ड हैं। बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री देखी जाए तो सिर्फ केमिकल्स तक महदूद नहीं है, ज़िंदगी पर ये लामहदूद तरीके से असरअंदाज होती है। अगर हम पहली वर्स देखें तो उसमें जिस एलिमेंट के बारे में बताया गया वो है आयरन। 14 सेंचुरी अगो एक बुक रिवील की गई थी जो कि एक डिवाइन होली बुक थी जिसका नाम था कुरान, और उसके अंदर ये सारे फैक्ट ऑलरेडी 14 सेंचुरी पहले मेंशन थे। कुरान प्रीसीडेड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन, द यूनिवर्स इज फॉर्म बाय एक्सप्लोजन। कोई भी चीज़ दुनिया में आई है, जिस भी चीज़ की लाइफ है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, उस सब में एक एंड है और उसके बाद उसका डिके है। देयर 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, और आयरन का ज़्यादातर हाईलाइट इसीलिए किया गया है कि आयरन का जो साइज है वो लार्जर देन द सन है और आयरन का जो टेम्परेचर है वो कोर ऑफ द सन से ज़्यादा है जो कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट है। आयरन के बारे में चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 25 के अंदर बताया गया है कि सोलर सिस्टम में आयरन वॉज सेंट फ्रॉम द अल्ट्रा स्पेस और इसके ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर हम सेकेंड वर्स की तरफ आए तो वो है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इसके बारे में कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 47 के अंदर एक लफ्ज यूज हुआ जिसका था मूसियून। मूसियून का मतलब है एक्सपेंशन। स्टेफन हॉकिन ने अपनी एक बुक में कहा जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें कहा था द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। इसी तरह अगर हम थर्ड वर्स की तरफ आए तो वो है वाटर साइकिल से रिलेटेड।
वाटर साइकिल के बारे में चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 21 और चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18 के अंदर बताया गया है। वाटर साइकिल के बारे में 1580 में पहली बार बर्नार्ड पॉलिसी ने बात की थी और बर्नार्ड पॉलिसी ने ये कहा था कि वाटर साइकिल के अंदर रेन फॉर्मेशन की वाटर किस तरह कंडेंस करता है और किस तरह से वाटर कंडेंस करने के बाद दोबारा से ज़मीन पर गिरता है और वो वाटर दोबारा से सॉइल उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद एंकर करते हैं और फ्रूट्स की फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन और जर्मिनेशन होती है। द लास्ट स्लाइड इज अबाउट द बेरीज ऑफ टू सी। अगर हम दो सी देखें, एक का कलर है डार्क ब्लू और एक का कलर है लाइट ब्लू। एक सी है सॉल्टी और एक है स्वीट। इन दोनों की कंसंट्रेशन मोलैरिटी सब कुछ डिफरेंट है। अगर हम इन डिफरेंसेस को देखें तो एक डेंसिटी का डिफरेंस है दोनों में, जिसकी वजह से वो दोनों सेपरेट हैं और इसके बारे में कुरान में चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 53 के अंदर बताया गया। तो कुरान के अंदर भी केमिस्ट्री को बताया गया कि हम लोग उसको किस तरह से केमिस्ट्री से लिंक कर सकते हैं और किस तरह से केमिस्ट्री इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। Human body and chemistry. Now, what are basically elements? Human body is basically composed of elements, and there are two types of elements as major elements and minor elements. There are 11 major elements within the human body and 15 minor elements. Elements are the chemicals that cannot further break down into the simpler compounds. There are 26 elements which totally make up the human body. The major elements are as given in the diagram: nitrogen, hydrogen, carbon and oxygen. Now why oxygen is 65% within our body? अब ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर मेक्स 70% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, इन सब में किसी न किसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप इज लिंक्ड टू ऑक्सीजन। कार्बन इज प्रेजेंट 18% विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उस सब के अंदर कार्बन इन्वॉल्व है और कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 10% विद इन आवर बॉडी और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। इसके अंदर से 0.23% का बॉन्ड है जो कि बॉन्ड है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। वो बॉन्ड है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी और सोल के दरमियान का बॉन्ड है और एक दफ़ा ये बॉन्ड टूट जाए तो सोल और ह्यूमन बॉडी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डेथ अकर। जो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज़ हुए हैं वो सब एलिमेंट्स क्ले के अंदर प्रेजेंट हैं। अल्लाह ताला ने इस बात का वाज़े जिक्र किया है कि ए इब्न आदम, तुझे मिट्टी से बनाया गया है। तो जो आदम मिट्टी से बनाया गया है उस आदम को मिट्टी में ही दफनाया जाता है। मिट्टी के अंदर वो सब एलिमेंट्स जो कि मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वो सब कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और जब इंसान को दफनाया जाता है वो सब डीजनरेट कर देता है और डिके कर जाता है, मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाता है। अगर हम बात करें मेजर एलिमेंट्स की, तो जो हमारी बॉडी के मेजर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। और ट्रेस एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, फ्लोरीन, क्रोमियम, कॉपर, बोरॉन, कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, टिन एंड आयोडीन। इस तरह ह्यूमन बॉडी इज अ कंप्लीट कंपैक्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसके साथ हम सब सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर इनमें से एक भी अपनी अमाउंट में ऊपर नीचे जिसकी कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो हमें डिफरेंट डिजीज़ की तरफ लीड कर देते हैं। जिस तरह अगर किसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसी तरह अमाइनो एसिड्स डीजेनरेट कर जाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है फॉर प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन। Role of each element in human body. Hydrogen. Hydrogen is the main component to maintain the pH of the blood.
and pH of the body. pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH is equals to minus logarithm of hydrogen ions concentration. तो हमारी बॉडी की pH अगर थोड़ी सी ब्लड की pH पॉइंट ऊपर या पॉइंट नीचे हो जाती है तो उसी टाइम इंसान की ऑन स्पॉट डेथ तक हो जाती है। तो pH मेंटेनेंस हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन करती है, इसलिए हाइड्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। कार्बन की बात कीजिए तो कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हमारे बॉडी का मास बनाते हैं और हमारा बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने में इन तीनों का एक मेजर रोल है। ये हमारे डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर इंसान का सर्वाइवल है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यूज करते हैं उनमें कार्बन चेन लिंकेज होता है, उसमें कैटिनेशन प्रेजेंट होता है और वो सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जो कि हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम तीसरे एलिमेंट की बात करें तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली हमारे जेनेटिक मेकअप जो कि आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन। उसके बाद राइबोस, अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर भी नाइट्रोजन उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जो कि उसके स्ट्रक्चर को एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं और वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स आगे से फॉर्म करते हैं। अगर हम अगले एलिमेंट की बात करें विच इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज फाउंड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, और अगर हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या आयंस की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, वाटर जो कि हमारा 78% हमारी बॉडी में है उसकी बात करें, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी somehow is connected to oxygen. हमारा ब्रीदिंग विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उसके अंदर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। एटीपी प्रोडक्शन जो कि हमारी एनर्जी जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन थ्रू ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होती है उसके अंदर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम इज प्रेजेंट एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन एंड इज इन्वॉल्व इन नर्व पल्सेस एंड मसल कंट्रैक्शन। सोडियम और पोटेशियम की गेट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एड्रेनलिन वगैरह और इसी तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और सोडियम और पोटेशियम की गेट्स होते हैं जो कि ओपन करते हैं और सोडियम और पोटेशियम, जैसे एक सोडियम के साथ 3 पोटेशियम बाहर आते हैं। इसी तरह these play a great role in our body. अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मसल्स के अंदर भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी सोडियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लोग अपने मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सोडियम की कैप्सूल, सोडियम की मेडिसिन वगैरह, मल्टीविटामिन्स इनटेक करते हैं। मैग्नीशियम हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और थ्रू मिल्क कैल्शियम और मैग्नीशियम की इनटेक हम पूरी करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में जितने भी हो रहे हैं उन सब के अंदर मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Is life possible without water? Can you even imagine this? In the first diagram, water के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट कर दिया गया कि वाटर में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अगर हम सब एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट्स वाटर के स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ हैं। कमिंग टूवर्ड द मेन पॉइंट जो कि ये है कि क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वाटर के बगैर? वाटर की इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो सलाइवा एंड लुब्रिकेशन। जब हम खाना खाते हैं तो कैन यू इमेजिन कि आप खाना खाएं और आपके मुंह के अंदर लुब्रिकेशन ही ना हो और आप उस फूड को किस तरह इनटेक करेंगे, अपने ईज़ोफेगस के अंदर लेके जाएंगे और वो आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इट कैन नेवर गो, तो आपका फूड इनटेक ही नहीं होगा। अगर हम 70% वेट ऑफ द बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 70% जो वेट है वो वाटर का है। क्यों? वाई द वेट ऑफ द वाटर इज सो मच इन आवर बॉडी? दिस इज बिकॉज कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक मेजर रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन ऑल द रिएक्शंस। हमारे ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वो जो ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व है वो कहाँ से आती है? वो इसी वाटर के थ्रू आती है। थर्ड पॉइंट इज यूरिनरी सिस्टम एंड सर्कुलेशन। यूरिनरी सिस्टम जो कि हमारा रीनल सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स, अननेसेसरी सॉल्ट्स
और इन सब मेटाबॉलिक वेस्ट, क्रिएटिनिन, इन सब चीज़ों को, यूरिया, इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी से रिमूव करता है जो कि टॉक्सिक है। तो वाटर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन के अंदर द एग contains water, the sperms contain water. तो water plays a very important role in reproduction. अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की बात करें तो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, हमारे बोन्स के अंदर फ्लूइड, हमारे मसल्स के अंदर फ्लूइड, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर फ्लूइड है, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस मत करें और वो अपने आप को मेंटेन रखें। पीएच ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की पीएच के अंदर वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज यूरिन। हमारी बॉडी में जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी इसको मेंटेन करने के लिए पीएच ऑफ द यूरिन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वो इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है। जब यूरिन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी से वो सारा हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है एज यूरिन और हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन हो जाती है। सॉल्ट मेंटेनेंस, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी वेस्ट सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेक हमने कर ली तो हमारी बॉडी के अंदर से वाटर के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स वाटर के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज कर दिए जाते हैं। डिहाइड्रेशन एंड एंटी एजिंग, जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गर्मियों में और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और आप वाटर के इंटेक सही नहीं कर रहे तो इट कैन इवन लीड टू माइग्रेन, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, आपकी स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं और डिफरेंट डिजीजेस। तो वाटर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल और हम सबको एटलीस्ट 12 ग्लास ऑफ वाटर पर डे लेना चाहिए। मेरीन लाइफ एग्जिस्टेंस के अंदर अगर हम बात करें तो मेरीन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर वाटर अपने आप को मेंटेन ना रखें। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर सर्दियों के अंदर अपने ऊपर एक ऐसी लेयर मेंटेन कर लेता है जो कि नीचे वाली मेरीन लाइफ को एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है और लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो दिस वाज ऑल कि लाइफ कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट वाटर एंड वी कांट इमेजिन कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वाटर के बगैर। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सिंगल रिएक्शन इन आवर बॉडी लाइफ। अगर हम फूड की बात करें तो जो फूड इनटेक हम करते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तमाम प्लांट सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। जर्मिनेशन की बात करें तो लास्ट डायग्राम सीड जर्मिनेशन के ऊपर है कि किस तरह सीड से कॉटिलेडन प्रोड्यूस होता है, वो कॉटिलेडन आगे से ग्रो करते हैं और किस तरह उससे फ्रूट प्रोड्यूस होता है और प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हम लोग अपना फूड इंटेक करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को यूज़ करके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बनाना कंज्यूम करती हूँ तो उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। उस ग्लूकोज की सिंथेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस तरह की जाएगी कि वो हमारे साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर सिस्टोल प्रेजेंट होता है। जो सिस्टोल है वहाँ पर हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और वहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होगी, पायरुवेट में कन्वर्जन होगी और उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन अपना रोल प्ले करती है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बेसिकली मेन 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, इंटरमीडिएट स्टेज, सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता, जबकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है जो कि केमिस्ट्री से लिंक कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर बेसिकली एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल। हम सब जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट उसको इनटेक करता है। जब प्लांट्स और मिनरल्स और आइंस को इनटेक करते हैं तो वो प्लांट्स और आइंस जब हमारी बॉडी में कंज्यूम होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम वो आइंस को यूज़ करते हैं और जब हम वो आइंस को यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। इसी तरह फूड हमारा बेसिक नीड है जिसके बगैर हम लोग लाइफ का सोच भी नहीं सकते और वो सब केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंडेंट है जिसको मैंने डायग्राम्स के थ्रू एलैबोरेट किया और ये केमिकल रिएक्शन भी बता दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आजकल जो केमिस्ट और इंजीनियर है उनका ग्रेटर रोल जो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्ले कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग अ रोल इन क्रिएटिंग सच एंजाइम्स
जो कि एज कैटलिस्ट काम करें, और कैटलिस्ट का काम होता है अपनी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस को फास्टन करना और लेस टाइम कंजप्शन और मोर प्रोडक्ट, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम्स रिप्लेस किए जा रहे हैं विद टाइम टू टाइम। इनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एनालिन और पैरा अमाइनो एनालिन प्ले कर रहे हैं। सिंथेटिक डाइज हैं जो कि कलर चेंजिंग के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं जिसमें थ्रेड की स्पिनिंग, उसको वीव करना, उसको डाई करना, उसको कलर देना और फिर ऐसे एंजाइम्स यूज़ करना जो कि उसको एक एंड पे फिनिश रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें उससे और एक क्लियर फिनिश इमेज दें उसका। अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की डाइज होती हैं, एक होती है क्रोमोफोर और एक होती है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। जो ऑक्सोक्रोम होता है वो इंटेंसिफाई करता है कलर को, जो कि क्रोमोफोम में दिया होता है, और वो इंटेंसिफायर के अंदर OH ग्रुप जो कि अल्कोहल और C डबल बॉन्ड OH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कलर्स को इंटेंसिफाई करता है। अगर हम किसी भी तरह की डाई बनाएं, रेड कलर, ब्लू कलर, तो उसके अंदर एक क्रोमोफोर और दो ऑक्सोक्रोम यूज होते हैं। मॉडर्न डाइज होती हैं और वैट डाइज होती हैं। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को केमिस्ट वेरीफाई करवा रहे हैं और उसके अंदर चेंज कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से उसके अंदर काम कर रहे हैं और डिफरेंट कलर्स के डाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक वेरिएशन क्रिएट कर रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। केमिस्ट्री इन मेडिसिन। Medicine chemistry is playing a very important role these days. Whenever we get sick, we fall sick, we go to a doctor. Doctor perform different type of the test on us and then he gives us a prescription. वो prescription लेके हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से हम डिफरेंट तरह की मेडिसिन खरीदते हैं जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं और हम उनको लेना स्टार्ट करते हैं। And we think we are magically cured by the medicine. पहली बार जो ड्रग डिस्कवरी की थी वो पॉल एलरिच ने 1900 में की थी एंड ही कॉल्ड द मेडिसिन और द ड्रग एज मैजिकल बुलेट। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी टाइप ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड क्योर। मास्क, ग्लव्स, सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, स्केपल, सिजर्स और जो भी हम यूज करते हैं उस सब के अंदर, इवन दो द costume they are wearing is made up of the polymer plastic. The syringe they are using, the injections they are using, the drips they are using, the pipes they are using are made up of PVC. Similarly, if we talk about the instrument like sphygmanometer, glucometer, then if we go for a heart problem and we have that ECG, there are different devices which perform different functions and they all are related to chemistry. Different surgical instrument, injection, syringe, cases, pipes, PVC, they're made up of PVC and they play a very important role. Similarly, if we talk about the artificial skin, that is also related to chemistry. What different organic compounds are used to prepare that artificial skin which is used in medicine. To treat or cure any type of disease, chemistry in medicine is playing a very important role. There are 4 stages. First is natural, in which we use natural plants and animals to obtain the drugs. Then is optimization, that we increase the lifespan of the medicine and we decrease the toxicity of the medicine. The third is drug development, so that we can have that drug in bulk and we can use it rapidly on different patients for different diseases. In this way, many laboratories are testing different chemical techniques which chemists are performing so that they can be implemented on different type of diseases. So possible without vaccines? People do think कि vaccinations के अंदर chemist का कोई रोल नहीं है, पर अगर आप एक वैक्सीनेशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एक केमिस्ट ही प्रेजेंट करता है, और जब तक एक वैक्सीन का केमिकल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट किया जाता वो वैक्सीन कभी यूज ही नहीं की जा सकती. सो यस, केमिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन्स आर बेसिकली द डेड पैथोजेंस जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं टू क्योर अ डिजीज. अगर इस दुनिया में वैक्सीन्स अवेलेबल ही ना हो, तो क्या होगा?
every single individual roaming around us will be a complete package of diseases. Tuberculosis, hepatitis B, smallpox, anthrax, cholera, malaria, they're all the diseases and they will be infected because the immune system is very weak. So for this process, from decades, people are dying from these diseases. Scientists and chemists and different biologists are working, and then through biotechnology and chemistry, these people came up with vaccines. And yes, these vaccines cured the people. If vaccines were not there, we can't even roam in the park, or we can't sit with each other, we can't eat with each other or enjoy, because we are carriers of different diseases. If there would be no vaccine, the world we live in would be a different. आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो एक अलग दुनिया होती अगर इस दुनिया में वैक्सीन्स ना होती। और इसका पेश मंजर हमारे सामने आजकल कोविड-19 है कि there is no vaccine for COVID-19 and we are totally in a lockdown because we all are carriers for each other because we don't have a vaccine. So life is not possible without vaccine, and vaccine is not formulated until a chemist gives the structure of that vaccine so that it can be implemented. Love is chemistry. If you have a feeling for someone, chemistry is even involved in that. There are three main chemicals which are involved in the love of chemistry, as dopamine, oxytocin and vasopressin. If we talk about dopamine, it is a molecule of happiness. Some scientists say that if you feel your life and you have the gut feel of happiness throughout your life, it is because of dopamine. The people who do not have a large amount of dopamine in their body are really unhappy and don't have any reason to get the success in their life. Studies reveal that people who do have large amount of dopamine in their body have more chances to have a successful life. When we talk about oxytocin, oxytocin is the queen of the day and is known as a love hormone. It plays an important role. When two people are in contact, oxytocin, the chemical formula, the structure of the oxytocin is given as below. It plays a very important role and increase the positive emotion in our body. Chemistry in beauty products. First of all, when we see the first diagram, it's basically for acne. जब हमारे स्किन पे सेबेशियस ग्लैंड के अंदर हमारे सीबम प्रोड्यूस होता है, सीबम लीड्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इट लीड्स टू एक्ने. To cure acne, people use different remedies. But salicylic acid, which is a chemical from chemistry, is playing an important role and is providing a shielding for abnormal growth and milder acne. It prevents acne and play an important role. There are different companies which produces different toners and different type of creams made up of which include salicylic acid to prevent the acne. When we come on the second diagram, there are different beauty products in which formaldehyde is used for personal care product. For example, nail polish and nail polish remover. Formaldehyde, which is an from aldehyde group, and it's basically from chemistry. Lanolin. Lanolin क्या है? Lanolin sebaceous gland से लेते हैं sheep के. It's basically a wax. वो वैक्स की तरह का एक मटेरियल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स के तौर पे, मॉइस्चराइजर के तौर पे. वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है या डल स्किन है, if they have bad hair or cracky skin, to provide moisture to the skin and hair, we use them in shampoos, lotions and cream, and in this way chemistry is also used in the beauty world. Fulfilling the deficiency of vitamins. When we talk about the fulfilling the deficiency of vitamins, whether we take the food, but it is not compulsory that that food is fulfilling all the requirements of the body. कुछ vitamins हम artificially prepared होते हैं और हम उनको intake करते हैं, जिसमें ascorbic acid, vitamin C, calcium supplement, folic acid ions और iron tablets.
जिस तरह यहाँ पर एक डायग्राम में एंश्योर यूज किया हुआ है, इट हैज डिफरेंट ड्रिंक्स लाइक न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स, clinical drink, muscle drink. So for every deficiency there is a proper drink which people intake and fulfill their deficiencies. There is calcium supplements, there are folic acid supplements, calcium supplements for the bones, people who have weak bone and they don't consume milk, so they can use these type of things or these type of the vitamins to fulfill the body. Thank you so much for watching the slides and the video. I hope you people liked it or it was effective and informational for you और सबका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो गया और कुछ बातें नहीं भी होंगी, कुछ बातें सबको पहले ही पता होंगी. So I hope it was good. And this is all about how chemistry plays an important role and life revolves around the chemistry.